आज प्रारंभ करते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। पहले भी हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल के लोग किस तरह के उपकरण प्रयोग करते थे, किन औजारों से वह अपना शिकार करते थे, कैसे खाते पीते रहते थे, उनके लिए कौन से औजार बहुत उपयोगी थे। हम उनकी चर्चा करेंगे, औजारों की, और उनके बनाने की विधि, उन औजारों को या उपकरणों को कैसे बनाया गया, तो इसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि इसमें 3 भाग किए गए पुरा पाषाण काल के: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। अंग्रेजी में लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। ये ध्यान रखना है, यहाँ जो छात्रों से भूल होती है मध्य पुरा पाषाण काल को लेकर के, क्योंकि पूरा मध्य पाषाण काल हम और पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, तो ये ध्यान रहना चाहिए, कहीं भूले ना। मध्य पुरा पाषाण शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, और वैसे केवल पुरा शब्द हट जाता है, मध्य पाषाण काल तो वह बाद में आता है। तो ये दोनों में जो विशेष अंतर है, इस अंतर को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम बात करते हैं कुछ क्षेत्रों की जहाँ पर ये हमें उपलब्ध हुआ है, हमारे पास स्टोन के उपकरण मिले हैं। इसमें उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित मुख्य स्थलों की हम बात करेंगे। पूरे स्थल तो बहुत अधिक हैं, लगभग भारत के अब हर क्षेत्र से मिलता चला गया, बहुत सारे क्षेत्र हो चुके हैं। लेकिन हम मुख्य बात करें तो पहले पश्चिम पंजाब की बात करें, अगर हम उधर से बात करते हैं तो आजकल वो पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पंजाब। वहाँ सोहन नदी है, सिंधु नदी की सहायक, उस घाटी में सोहन नदी की उपत्यका में हमें उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। केरल पलक्कड़ हम जानते हैं, केरल में जहाँ से 17 फीट लंबे आदमी की हमने चर्चा की थी, 4 कुंटल लगभग 400 किलो वज़न रहा हो ऐसी उम्मीद करते हैं, और 29 इंच पैर की लंबाई हो, तो उसी एरिया से उच्च पुरा पाषाण काल के अवशेष दिखते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें, दोनों के एक साथ इसलिए कि नर्मदा नदी की घाटी में इस तरह के उपकरण मिले हैं, और नर्मदा नदी दोनों के प्रदेशों में बहती है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। तो नर्मदा घाटी, नेवासा, हथनोरा, भीमबेटका, ये ध्यान रखने का है। भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहाँ से उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, तीनों कालों के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें भीमबेटका को याद ही कर लेना है। इसके बाद हम बात करें आदमगढ़, फिर पुणे में बोरी नाम के स्थान पर, जहाँ पर मैंने बताया था सबसे पहले उपकरण हमारे पूर्वजों के मिलते हैं, हमारे पास उपलब्ध होते हैं बोरी से, लगभग 15 लाख वर्ष पुराने हैं। तो ये पहले माना जाता था कि यही सबसे पुराना हमारे अवशेष है, लेकिन अब तो जो केरल के मानव के फुटप्रिंट की बात हो रही है, तो वहाँ हम 50 लाख के आसपास तक जाते हैं कि 50 लाख वर्ष पहले मनुष्य यहाँ रह रहा था। तो फिलहाल जो उपकरण के रूप में हम कहें तो 15 लाख साल पुराने बोरी महाराष्ट्र से, पुणे स्थान महाराष्ट्र, पाटने से और भद्रणे से। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं, किच्चलूर, नेल्लूर, पेरागोंडा पालेन,
ये स्थान है आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से, जहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए यहाँ पहले हमने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कहा, अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कहा तो नर्मदा घाटी थी जो दोनों में थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेलन घाटी है, सिगरौली है, तो ये इसलिए दोनों का नाम एक साथ दिया। यहाँ पर भी सिगरौली, बेलन घाटी और बटियारी नाला और बांदा, इतनी जगहों से इस तरह से मिलते हैं। गुजरात की बात करें तो साबरमती की घाटी है, साबरमती नदी की, जहाँ विदेशी स्थान से विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। उड़ीसा की बात करें तो मयूरभंज है, मयूरभंज भी इम्पॉर्टेंट स्थान है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, नवपाषाण काल के भी उपकरण मिलते हैं और भी मिलते हैं, तो ध्यान रखने की बात है। उड़ीसा का मयूरभंज, ब्रह्मणी और वैतरणी। कर्नाटक की बात करें, हुसंगी घाटी, हुसंगी घाटी कर्नाटक। तमिलनाडु की बात करें तो अतिरम्पक्कम, कोर्ट लेयर घाटी, पल्लावरम घाटी और मद्रास। मैंने बात की थी कि मद्रास सबसे पहले स्थल है जहाँ से हमें पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ प्राप्त किया था, क्योंकि मद्रास में अंग्रेज़ रहते थे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 3 जगह रहते थे। मद्रास में इन्होंने सबसे पहले ढूंढा था, और मैंने पहले भी चर्चा की थी, यहाँ से जो उपकरण मिले उनको यूरोपियन उपकरणों से तुलना करने की कोशिश की। इनको लगता था कि वही सबसे ज़्यादा पुराने लोग रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। अब बाद में इनको कहना पड़ा, जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि खुद अंग्रेज़ों को कहना पड़ा कि यूरोपियन से पुराने हैं भारतीय संस्कृति के लोग और भारतीय संस्कृति। कश्मीर की बात करें तो पहलगाम, गणेशपुर। राजस्थान की बात करें तो बूढ़ी पुष्कर नामक स्थान है जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, अजमेर ज़िले में। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें, अभी तक उच्च पुरापाषाण काल था, अब मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास, बाणगंगा, सिरसा घाटी, ये क्षेत्र हैं जहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिले। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से हमने पहले भी कहा था, बेलन घाटी को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बेलन घाटी से बहुत सारे उपकरण मिलते हैं, तो बेलन घाटी हमें याद रहना चाहिए। बेलन घाटी से मिला। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, हमने इसके पहले भी चर्चा की थी, भीमबेटका बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है, तो भीमबेटका, सोन घाटी, धसान, बेतवा, सीहोर, गाची, सिंघावल, ये स्थान मध्य प्रदेश के हैं। राजस्थान की बात करें तो बागौर, करमली घाटी, डीडवाना, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान के। नर्मदा घाटी की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों में बहती है, इसलिए दोनों में। झारखंड के सिंह भूमि में। तो ये मुख्य स्थल हैं जहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी बेलन और उसकी घाटी में उपकरण। मध्य प्रदेश की बात करें केवल तो भीमबेटका, जोगदाहा। राजस्थान की बात करें बागौर, बूढ़ा पुष्कर, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान के। महाराष्ट्र की बात करें पाटने, नंदीपल्ले। आंध्र की बात करें रेणुगुंटा, कुरनूल गुफाएं। झारखंड की बात करें तो सिंह भूमि। इतने स्थानों से हमें उपकरण मुख्य रूप से मिलते हैं, ध्यान रखना, मुख्य रूप से शब्द नहीं जाना चाहिए, मुख्य रूप से मिले, बाकी तो मिलते बहुत सारी चीज़ें बहुत स्थानों से मिले हैं। अब हम बात करें कि इनको तैयार करने की विधि क्या थी, कैसे ये उपकरण को तैयार करते थे। सबसे मेन बात था इनका उपकरण का कि उपकरण तैयार करने में
आघात विधि। आघात विधि का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे हम चोट मारें, एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से जब हम आघात करते थे, मारते थे, तो निश्चित तौर पर कोई चिप्पड़ निकलेगा और धीरे धीरे उसमें धार दिखाई पड़ेगी और उसका हम काम कर लेंगे। हम बड़े पत्थर से, बिना धार वाले पत्थर से मारेंगे तो उतना शिकार नहीं मरेगा जितना आसानी से मर जाएगा अगर उसमें हम तीक्ष्णता ला दें। दूसरी विधि थी आघात के अलावा दबाव विधि। हम किसी पत्थर के ऊपर दूसरे बड़े पत्थर से गिरा दें, तो दबाव डाल दें, तो भी जो पत्थर अलग होगा उसमें कुछ हिस्सा बनाएंगे, उसको ऐसे ही बार बार करके दूसरे पत्थर से और हम तैयार करें, तो वो दबाव विधि से तैयार उपकरण हो जाएगा। तैयार आंतरक से ब्लेड्स निकालने की आघात प्रवृत्ति। हम पहले चिप्पड़ को ले लें, पत्थर का बड़ा भाग ले लें और उसके अंदर की तरफ से हम छोटे छोटे ब्लेड निकालें। जैसे ब्लेड मतलब फ्लैग, एक छोटे छोटे चिप्पड़ हम निकालते हैं, तो ब्लेड्स को निकालने के बाद आघात करते हैं तो उससे बनाते हैं। फिर घिस कर चिकने करने की तकनीक, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक, जिसमें घिसना और चिकना करना। तो पहले घिसा और फिर चिकना किया, तो उस चिकने करके इन्होंने अपने औजार उपकरण बना लिए। अब बात करते हैं चॉपर, चॉपिंग की बात करते हैं हम, और उपकरण बनाने की बात करते हैं, उपकरण की तकनीक की बात करते हैं। पहले चॉपर चॉपिंग बाद में करते हैं, पहले उपकरण बनाने की हम तकनीकों पे आते हैं। सबसे पहले ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक की बात करते हैं। इसमें पहले पेब्बल लेते हैं, पेब्बल यानी बटिकास में यानी एक बड़ा पत्थर हम लेते हैं जिसका उपकरण हम बनाना चाहते हैं और किसी दूसरे पत्थर पर आघात करते हैं, हम उसको उठा के पटक देते हैं। बड़ा सा पेब्बल लिया, बटिकास में यानी बड़ा सा पत्थर लिया और उसको दूसरे पत्थर पर, मजबूत पत्थर पर पटक दिया। परिणाम उससे कुछ निकलेगा, टूटेगा, फलक निकलेगा, छोटे छोटे चिप्पड़ निकलेंगे उसमें से। फिर उस बटिकास में जिस स्थान पर आघात किया जाता है वहाँ एक उच्च तल निर्मित हो जाता है और उस तल से इसका काम हो जाता है कि हम कुछ भी कर लें। कुछ भी मतलब शिकार कर लें, शिकार को काटने के लिए, क्योंकि उसमें धार बन जाती है। दूसरा प्रत्यक्ष आघात या स्टोन हैमर तकनीक है, डायरेक्ट प्रेस, डायरेक्ट परक्यूशन एंड और स्टोन हैमर टेक्निक। यहाँ उपकरणों के निर्माण के लिए बहुत सरलता से दो पाषाण खंडों की आवश्यकता थी, जिसमें एक हथौड़े का कार्य करता था और दूसरे उपकरण बनता था। इसमें एक हाथ में पत्थर, दूसरे हाथ में दूसरे पत्थर को लेकर प्रहार किया जाता और आपस में प्रहार करने से फलक निकलता था, छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे और फलक उतार करके इच्छित आकार दे दिया जाता था। तो इसे जिसका भी उपकरण निर्मित करना है उसे पैरों से पकड़कर उसका फलकीकरण किया जाता है। इस तकनीक को मुख्य रूप से पूरा पाषाण के उपकरणों के निर्माण में किया गया, जिसकी सहायता से वह काट सकता था, छील सकता था, खुरच सकता था और ज़मीन को खोद सकता था। हम अगली बात करें स्टेप अथवा कंट्रोल हैमर। स्टेप या कंट्रोल हैमर तकनीक की बात करते हैं। इस विधि में पत्थर का उपकरण बनाने वाले को एक हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ में एक दूसरा खंड लेते हैं और धीरे धीरे आपस में प्रहार कराते हैं, तो छोटी छोटी फलकें निकल जाती हैं और सुगढ़ एकदम अच्छे करके उन्हें हम छोटा सा आकार दे सकते हैं जो चाहते हैं। चौथी विधि है सिलेंडर हैमर अथवा हॉलो हैमर। इस विधि में पतले लंबे चिप्पड़ निकाले जाते थे, जो फलक कहते हैं। इसमें लंबा पत्थर लिया जाता था जो
लकड़ी या हाथी या अस्थि के हथौड़े से प्रहार से संभव है। इस विधि में तकनीकी विकास की झलक दिखाई देती है और इसमें मनुष्य फलकीकरण की तकनीक और अन्य विधियों का भी प्रयोग किया, जिससे एक समान पतली, लंबी, सपाट और दोनों ओर से समानांतर फलकें निकाल सकता था, जिसे ब्लेड कहा जाता है। और यह चर्ट, अगेट, ऑब्सीडियन, चाल्सीडियन जैसे पत्थरों के तीखी धारयुक्त हल्के पतले पाषाण उपकरण का निर्माण किया। दबाव तकनीक में पहले गोल या सपाट आंतरक या कोर का निर्माण करते थे। गोल या सपाट, पहले जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, गोल में कोर का निर्माण किया। इसके बाद 2-3 से लेकर 2 से 4 इंच तक लंबी छड़ी, जिसमें एक सिरे पर नुकीला अस्थि, सींग अथवा दांत बंधा होता है, उसके द्वारा नीचे दबाव डाला जाता आंतरक पर और जिससे फलक निकालनी है। परिणाम स्वरूप लंबी फलक निकल आती है। इस प्रक्रिया में वह आंतरक को 2 पैरों के पंजों के मध्य फंसा लेता है और छड़ी के दूसरे सिरे पर दबाव डालता है। इसमें मुलायम पत्थरों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो अगर मुलायम पत्थर रहेगा तभी आसानी से कटेगा और एक नुकीला बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले पत्थर के उपकरणों में पेब्बल। पेब्बल है बड़े पत्थर के उपकरण। बड़े पत्थर एक साथ गोल सा बना लिया, उसको पेब्बल कहा। अब उसको तोड़ते हैं। तोड़ने का तरीका 2 है। जैसे इसमें हम देख लें, एक को तोड़ा गया है एक साइड से और एक को तोड़ा गया है दोनों साइड से। तो एक ओर से ही धार युक्त जब बना लिया गया, तब इसके भाग को स्थायी रूप से उसे कहा जाता है चॉपर। चॉपर यानी एक तरफ से हमने पत्थर को तोड़ करके बना लिया, जैसे कि गोलाकार चित्र में दिखाई दे रहा गोलाकार पत्थर का उपकरण है, सोहन घाटी से मिला था। दूसरा चॉपिंग है। जब दोनों तरफ से इसे छील करके, पत्थर को छील करके आकार दिया जाता है तो इसे चॉपिंग कहते हैं। तो चॉपिंग में क्या है? चॉपर में केवल एक तरफ से पत्थर को छीला जाता है, फलक निकाला जाता है और औजार का निर्माण हो जाता है। जबकि चॉपिंग में दोनों तरफ से पत्थर के चिप्पड़ निकाल करके औजार बनाए जाते हैं। इस तरह के काम किए गए। तो ये चॉपिंग कहलाते हैं। ये भी चॉपिंग में, ये चॉपिंग में आएगा क्योंकि दोनों साइड से देख सकते हैं कि इसमें निर्माण किया गया पत्थरों का। अब हम बात करें हथ कुल्हाड़ी की, हैंड एक्स की। ये मुख्य रूप से पेबुल उपकरण से ही आगे बढ़ा और इसमें, जैसा कि इसका नाम है, हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। इससे किनारे वाले को समतल बनाने के लिए दोनों किनारों से फलकीकरण किया जाता है। फलकीकरण यानी चिप्पड़ निकाल लिए जाते हैं। ये हैंड एक्स बना लेते हैं और ये अपने यहाँ बी डी संकालिया ने कहा कि नहीं, ये केवल एक ही टेक्निक नहीं है, इसके कई प्रकार हैं। हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी, जैसे आज की कुल्हाड़ियों का भी कई प्रकार हैं, हाथ से सभी पकड़ते हैं। कुछ कुल्हाड़ी बहुत बड़ी होती है, हैवी होती है, जिससे बड़े पेड़ पौधे के लिए काम करते हैं, बड़ी लकड़ियों काटने के काम आता है। दूसरा थोड़ा सा हल्का होता है। तो ऐसे ही इसमें भी इन्होंने कुल मिलाकर के 6 तरह के इन्होंने बता दिया कि प्रयोग कर लिया। कैसे कैसे? नाशपाती के आकार का, ये नीचे से गोलाकार और ऊपर की ओर मोटी नोक वाला धार युक्त होता है और फलकीकरण के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर नुकीला बनाया जाता है।
यानी नाशपाती जैसे दिखती है वैसे बनाया जाता है, नीचे चौड़ा गोल और ऊपर की तरफ पतला। इसी तरह आप बादाम देखे होंगे तो वो भी है। दूसरा अंडाकार, अंडा देखा ही है लगभग सभी ने, और इसका पार्श्व भाग द्विअवतल एवं पतला होता है। दोनों ओर निर्मित करने के लिए फलकीकरण द्वारा महीन फलकें निकाली जाती हैं। निश्चित तौर पर अंडाकार है, इसमें फलक को निकालने में बहुत मेहनत आती थी, आसान नहीं था। फिर है बल्लम भाला या बादाम की आकृति। यह उपकरण बादाम की तरह से समान ऊपर नुकीला होता है जैसे भल्लम होता है, और नीचे की ओर सकरा होता है। दोनों ओर से फलकीकरण द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, पतले और लंबे मेन इसका उद्देश्य था। इसीलिए बल्लम या भाला या नोक्स का प्रयोग किया गया। अगला इन्होंने बनाया हृदयाकार। इसको पकड़ा जाने वाला सिरा जो है वो गोल होता है और साधारणतया घुमावदार किनारे कार्यांग का निर्माण करते हैं। अगला इन्होंने प्रकार बताया त्रिभुजाकार, ट्रायंगल हैंड एक्स। इस उपकरण में दोनों तरफ से फलकीकरण करने के बाद धार को किसी बिंदु पर त्रिकोणीय आकृति बनाते मिलते हैं, यानी जिससे एकदम त्रिभुज जैसा बन जाए। इन सब में ऊपर देखें, इन तीनों में ऊपर त्रिभुज जैसा बन गया है, यही वो चाहते थे। माइकोकोकियन हैंडेक्स, यह अपेक्षाकृत आकार में छोटा, त्रिकोणीय और नुकीला और नीचे से मोटा होता है। तो इस तरह के आकार भी बनाए गए। इसको माइकोकियन हैंडेक्स नाम से जाना जाता है। अब हम फिर बात करें आगे कि कुछ और उपकरणों के नाम लें। क्लीवर या बिदारणी, जिससे हम साफ़ करें। जैसे एक हथौड़ा होता है, एक छीलने वाला होता है, बसूला, तो बसूले का काम हम इसी से करते थे, तो वो भी क्लीवर में आता है। यू आकार वाली बिदारणी, यू जैसे यू होता है वैसे ही शेप दे करके बिदारणी बनाई जाती है, यानी क्लीवर बनाया जाता। दूसरा वी आकार की बिदारणी, जो एकदम तीखा बन जाए, इस शेप में बनाया जाता है। अब हम बात करें मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख उपकरणों की बात करते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें मुख्य उपकरण है स्क्रैपर या खुरचनी। स्क्रैपर या खुरचनी इसका नाम ही है, तो समझ सकते हैं कि ये काटने छीलने के काम आता रहा होगा, और इस तरह का काम इसमें किया गया। पार्श्व खुरचनी में दोनों साइड से इसको बनाया गया। नुकीली खुरचनी जैसा इसका नाम है, हम नुकीला बना करके और खुरचनी बना देते हैं, स्क्रैपर बना देते हैं, जिससे हम दूसरे पत्थर को आसानी से बनाना हो, उसका कोई उपकरण करना हो तो हम आराम से प्रयोग कर लें, स्वयं को भी अस्त्र के रूप में प्रयोग कर लें। गोल खुरचनी, राउंड शेपर, निश्चित तौर पर जैसा इसका नाम है, गोलाकार लिए हुए खुरचनी बना देना। उत्तल खुरचनी, जिसमें उभरा हुआ है और वो बना दिया जाए स्क्रैपर। दो तरह से हम पत्थर के उपकरण बना रहे हैं। एक उपकरण बनता है जब हम पत्थर को ऊपर से काटते जाते हैं, उससे हमारा खुरचनी बन जाती है, और एक होता है हम ऊपर से न काट कर नीचे से लेकर के पूरा ही ले लेते हैं पत्थर को और उसमें बनाते रहते हैं। तो गोल खुरचनी, उत्तल खुरचनी, अवतल खुरचनी भी थी, जो देखने में ही लगता था कि अंदर से इसमें से निकाला गया। इस चित्रों में जैसे हमने कुछ चित्र आपको दिखाए थे, कुछ झुका हुआ अंदर को, ये देखो वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस तरह की खुरचनी।
और अवतल या खुराक अवतल खुरचनी, जो एक उत्तल है एक अवतल है, और बोरर या बेधक, जो छेद करने के जैसे काम आने वाले बेधक कहलाते हैं। इस तरह की खुरचनी। अब हम बात करें कुछ उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों के नाम जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आए, वह हैं ब्लेड। जैसे इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे चिप्पड़ को ब्लेड के हो जाए, यानी एक तरफ से तीखा हो जाए और उस कहीं सेट करके और उसको प्रयोग में करें, तो ये ब्लेड कहलाता। दूसरा है ब्यूरिन। इस तरह के बना दिया गया कि जिससे हम अन्य उपकरणों को बना सकते थे और हम शिकार भी कर सकते थे। फिर इसके बाद है बेधक। ये पॉइंट इसका नाम ही है, नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये किस काम आता रहा होगा। दांतेदार फलक, जैसे आरी जैसा हम कहें फलक बना दो तो एक पत्थर को, तो उससे भी काटा जा सकता है स्वाभाविक रूप से। और फिर हम कहें चाकू, तो चाकू भी इस काल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और लोगों ने चाकू का भी उपयोग किया। तो ये हमारे पास इस काल के उपकरण थे। तो बहुत सारे उपकरण हम जानते हैं कि इन लोगों ने बनाना सीख लिया था। निश्चित तौर पर एक पत्थर के उपकरण का ही उपयोग किया और पत्थर से ही दूसरे पत्थर को उपकरण के रूप में बना दिया और उससे वो औजार बनाते रहे। यहाँ एक चीज़ जो ध्यान देने की विशेष रूप से बात है कि जब हम कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, फिर निम्न पुरापाषाण काल, तो इसमें अंतर क्या आया? लगभग हमने नाम वही गिनाए हैं। नाम बार बार स्क्रैपर का है, हैंड एक्स का है, वेधक का है। तो इसमें अंतर क्या हुआ? धीरे धीरे अंतर में अंतर ये आया कि इनके उपकरण अब छोटे होने लगे पहले की तुलना में। दूसरा, उन उपकरणों में अब थोड़ा सा यह भी जुड़ गया कि कैसे इनको हम और अधिक अच्छा कर लें। तो हल्के हों, छोटे हों और तीक्ष्ण हों, इसी क्रम में ये बढ़ता जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े औजार, फिर उससे थोड़ा सा छोटा कर दिया, फिर उससे थोड़ा सा और छोटा किया, तो उससे आसान हो गया कि कुछ लोग ही मिलकर के खेती कर सकते हैं, फलों का काम कर सकते हैं, शिकार का काम कर सकते हैं। तो इन सब के लिए इसका प्रयोग किया गया पुरापाषाणकालीन उपकरणों का। तो हम समझते हैं कि अब आगे बाद में करें बात, और आज इतने पे ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।